हल्दीराम की बात करते हैं। हल्दीराम जिसे भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी खरीदने के लिए तैयार है। हल्दीराम भारत का ब्रांड, आज उसकी कहानी आप सुनेंगे कि भारत का इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे, और हल्दीराम को खरीदने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हाइट कद में नहीं पैसे में है, जिसकी कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। वो भाई साहब दावा लगा रहा है $8.5 बिलियन तक की बिडिंग की बात सुनने में आई है। कहानी क्या है विस्तार से सुनते हैं। न्यूज है बीकानेर टू ब्लैकस्टोन, द सक्सेस स्टोरी ऑफ हम्बल हल्दीराम। गजब, क्या प्यारी लाइन लिखी है। राजस्थान का जिला बीकानेर, उस बीकानेर से ही निकला था हल्दीराम, और आज हल्दीराम को $8 बिलियन लगभग 65 से 70 हजार करोड़ रुपए में खरीदने के लिए दुनिया भर की कंपनियां लगी हुई हैं। उनमें ब्लैकस्टोन जो दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाली फर्म है, वो आबू धाबी और सिंगापुर की 2 बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर उसे खरीदने का प्लान बना रही है। और उतने में भी वो मात्र 75 से 76% ही स्टॉक खरीदेगी। उसके बावजूद भी बाकी बचा हिस्सा भारत की हल्दीराम के पास ही रहेगा। है ना बड़ी इंटरेस्टिंग रोचक कहानी। काम को अगर इतनी ही दृढ़ता और ईमानदारी के साथ किया जाए तो वो कहां तक पहुंच सकता है, उसकी कहानी है हल्दीराम। आज के सेशन में आप हल्दीराम के इसी सक्सेस स्टोरी को पढ़ने और सुनने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी जगह से, राजस्थान के एक ऐसे जिले से जहां पर रेगिस्तान है, ऐसा जिला जहां के बारे में आप लोग ये सोच ही नहीं सकते कि यहां से इतनी बड़ी कंपनी निकल के आ जाएगी, वहां से शुरू हुई एक कंपनी ब्लैकस्टोन के मार्केट में $8.5 बिलियन में 76% स्टेक की कंपनी बनने जा रही है। मार्केट में ये न्यूज चल रही है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ होगा, कैसे होगा, सारी बातें करेंगे। ये वो कंपनी है जो भारत के अंदर 4000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर करने वाली कंपनी बन चुकी है। यानी कि इसने एक साल में 4000 करोड़ का टर्नओवर जनरेट भी किया है। इंडियन स्नैक्स मार्केट के अंदर हल्दीराम का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों अलग अलग चीज होती हैं। खर्चा और मतलब सब आना जाना सब मिला दो तो रेवेन्यू बनता है, और प्रॉफिट फिर नेट होता है। ठीक है। कंपनी ने 2021-22 में 8100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। हल्दीराम के 2 हेड ऑफिस बहुत ज्यादा चर्चा में लिए जाते हैं, दिल्ली और नागपुर। दिल्ली में हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड है, और नागपुर के अंदर हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड है। ऐसे ही कोलकाता में इनका हल्दीराम भुजिया वाला करके तीसरा, मतलब हल्दीराम की 3 ब्रांचेस हैं। 3 एक तरह से समझिए कि बिजनेस के अंदर लोग हैं। ठीक है, तो आप इस बारे में थोड़ा और आगे सुनते हैं। आगे चलते हैं तो देश भर में 410 से ज्यादा इनके स्टोर हैं। 40% के आसपास इनका मार्केट है। 80 से भी ज्यादा देशों के अंदर इनका व्यापार है। फाइनेंशियल ईयर्स में अगर रेवेन्यू देखें तो 2022 में जहां 5248 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, खर्चा और आना जाना दोनों मिलाकर के, खर्चा भी हुआ और सेल्स भी हुई, खर्चा भी हुआ और आमदनी भी हुई, दोनों को मिलाकर, और उसमें से जो नेट प्रॉफिट निकला इनका वो 340 करोड़ निकला। ये हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड का है, जो कि दिल्ली की ब्रांच है। असल में क्या हुआ कि हल्दीराम नाम से जो व्यक्ति थे, इनके बच्चे हैं जिन्होंने अपने कारोबार बांट लिए। दिल्ली के अंदर जो बनी कंपनी, उसका नाम हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड बना। इसके पास हल्दीराम की लगभग 55% के आसपास इसकी वैल्यू समझ सकते हो। यानी कि ये कंपनी हालांकि अलग कंपनी है, अगर ये दोनों कंपनी मर्ज होती हैं तो ये इतनी बड़ी कंपनी है कि 55% हिस्सा इसके पास होगा। मतलब बिकने से पहले अगर 100%, मतलब ये कहानी भी सुन लो पहले, ब्लैक रॉक अगर इसे परचेज करेगी तो ऐसे नहीं करेगी कि हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड को कर लिया या हल्दीराम इंटरनेशनल को कर लिया, दोनों को मिलाकर परचेज करेगी। दोनों को मिलाकर अगर परचेज करती है तो हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड 55% की स्टेक होल्डर और 45% की हल्दीराम इंटरनेशनल, ये वाला जो पाई बन के आएगा उसको फिर ब्लैक रॉक परचेज करेगी। समझ में आ रहा है? अभी ये दोनों सेपरेट कंपनी है। नागपुर वाली कंपनी इंटरनेशनल फूड प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका प्रॉफिट भी 356 करोड़ रुपए है, और ये जो स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड है, इसका प्रॉफिट 340 करोड़ रुपए है। टर्नओवर बहुत ज्यादा है, 5000 मतलब 4000 करोड़, 8000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, और इन दोनों कंपनियों को मर्ज करके ही हल्दीराम को बेचा जा सकता है, यही प्रोविजन है। ठीक है, कौन कौन लगा हुआ है? तो ब्लैकस्टोन लगा हुआ है, साथ ही साथ आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, साथ ही साथ सिंगापुर की जीआईसी फर्म, इन तीनों ने मिलकर के कम से कम 70,000 करोड़ रुपए का
एक एक्सपेक्टेड अमाउंट लगाया है। अच्छा, हल्दीराम परिवार के अंदर टेक्निकली 3 हिस्से बताए जाते हैं। जो फूड्स इंटरनेशनल है वो नागपुर वाला है, दिल्ली बिजनेस हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, तीसरा हल्दीराम भुजिया वो कोलकाता के अंदर बताया जाता है। इनके अंदर मालिक लोग कौन हैं? तो 55% के आसपास पूरे मार्केट का मनोहर अग्रवाल जो दिल्ली से और मधुसूदन अग्रवाल जो हैं वो लीड करते हैं, और नागपुर वाली जो कंपनी है कमल किशन अग्रवाल, उनका 45% के आसपास मार्केट शेयर है अगर ये दोनों कंपनियां मर्ज होती हैं तो। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लेते हैं, थोड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हल्दीराम की शुरुआत कैसे हुई? अक्सर हल्दीराम की जैसी कहानियों को मैं अपने कई मोटिवेशनल सेशंस में डिस्कस भी करता हूँ। मोटिवेशनल सेशन से मतलब जब बच्चों से कभी वार्ता होती है तब चर्चा करता हूँ। कई बार मैं बच्चों से ये सवाल पूछ रहा होता हूँ कि बच्चों बताओ बड़े होकर आप क्या बनोगे? तो अधिकांश के हाथ, जब स्कूल के बच्चे होते हैं तो वो डॉक्टर इंजीनियर के लिए हाथ खड़े करते हैं या IAS PCS के लिए हाथ खड़े करते हैं। कुछ एक होते हैं जो CA के लिए हाथ खड़े करते हैं। फिर मेरा सवाल यही होता है कि मैंने कहा ये बताओ कि आप में से कितने लोग भजिया वाले बनेंगे? तो कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा होता है। ये थे भजिया वाले हल्दीराम। ये भुजिया, अगर आपने हल्दीराम की सबसे ज़्यादा खाने वाली जो चीज़ है वो भुजिया है ना। अगर आपने भुजिया वाला समझा है तो हल्दीराम भुजिया वाला ही सबसे बड़ा ब्रांड है। सबसे बड़ा से मतलब सबसे बड़ा इनका प्रोडक्ट है जो ब्रांड बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में एक भुजिया वाला भी जब अपने काम को पूरी ईमानदारी और विजन के साथ करता है तो भी वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाता है कि ना जाने कितने CA, ना जाने कितने बड़े बड़े लोग उस कंपनी के अंदर आकर नौकरी करते हैं। पढ़ लिख कर जो आप बनना चाहते हो वो एक भजिया वाले के यहाँ नौकरी करने वाले जैसा हो सकता है ना। तो ये भजिया वाले की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे? तो बीकानेर के अंदर एक बनिया परिवार जिसके अंदर तनसुख दास नाम के व्यक्ति थे, बहुत ही गरीब स्थिति में थे, ज़्यादा कुछ था नहीं। तनसुख दास का अपने बेटे के साथ में काम तलाशने के लिए संघर्ष चल रहा था। उन्होंने अपने बेटे चांदमल के साथ मिलकर के भीखाराम चांदमल नाम से एक दुकान बनाई। दुकान ठीक ठाक चल रही थी, स्वाद के लिए लोग यहाँ पर आते थे भजिया खाने के लिए, भजिया खाकर जाते थे। भजिया की कहानी बताते हैं कि जो भीखाराम है ना, उनकी बहन थी भीखी बाई। भीखी बाई अपने ससुराल से कभी भजिया लेकर आई थी, तो वो भजिया उन्होंने अपने घर वालों से जब साझा की तो भाई ने वही चीज़ मार्केट में बेचने के लिए अपनी दुकान पर रखी। भीखाराम चांदमल के नाम से बीकानेर में आपको शॉप आज भी मिल जाएगी, ठीक है। इन्होंने अपनी इस चीज़ को मार्केट के अंदर जब लोगों के सामने रखा तो लोगों ने इसे पसंद किया। भीखाराम मतलब ये बना करके बेच ही रहे थे। 1908 में गंगा बिशन अग्रवाल के नाम से इनके घर में पोते का जन्म हुआ। उनको ही प्यार से उनकी माताजी हल्दीराम कहा करती थी। 1908 में हल्दीराम नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ था। कहते हैं कि जब हल्दीराम का जन्म हुआ उस समय उनके दादा की उम्र 33 साल थी, यानी चाइल्ड मैरिज का मामला था, यानी बचपन में ही शादी हो गई, मतलब बेटा हो गया, बेटे के भी पोता हो गया। मतलब ये अब कितनी स्टोरियां हैं, वो स्टोरियां न्यूज़ चैनल्स में जो लिखी हैं मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। उस समय पर हल्दी की जब शादी हुई तो हल्दी की शादी हो गई। बचपन से ही हल्दीराम घर में नमकीन बनते हुए देख रहे थे, अपने दादा के साथ दुकान पर बैठा करते थे। अब उनके दिमाग में हमेशा एक बात रहती थी और वो ये थी कि मैं किसी ना किसी तरीके से बढ़िया भजिया बना के खिलाऊं। 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी भी चंपा नाम की महिला के साथ हो गई। ये हैं वो हल्दीराम जिन्होंने 11 साल में चंपा देवी से शादी की थी, ठीक है साहब। तो हाउस ऑफ हल्दीराम के अंदर जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं वो ये हैं, जिनका नाम गंगा बिशन अग्रवाल सही मायने में है, लेकिन घर वाले इन्हें हल्दीराम के नाम से पुकारा करते थे, ठीक है साहब। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ी। दादे के साथ में उन्होंने भजिया की दुकान पर बैठना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने भजिया में कई और बदलाव करने के प्रयास किए। ग्राहकों को उनके बदलाव धीरे धीरे समझ में आने लगे, पसंद भी आने लगे। हल्दीराम का परिवार धीरे धीरे इस काम को करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच में उन्होंने एक प्रयोग किया, और वो क्या था? असल में बीकानेर के राजा हुआ करते थे डूंगर सिंह। तो डूंगर सिंह के नाम पर इन्होंने डूंगर नाम की एक भुजिया निकाल दी, और जब इन्होंने उनके नाम पर भुजिया निकाली तो मार्केट में राजा के नाम पर निकली हुई भुजिया को डूंगर सेव के नाम से लोगों ने खरीदना शुरू किया। अक्सर उसके पीले रंग को देखकर यह सोचा जाता है कि ये जो भुजिया है ये बेसन से बनी है, लेकिन उसमें मोठ मिलाकर के भुजिया का नया फ्लेवर तैयार किया गया। तो नई भुजिया जो मोठ से मिलकर बनी थी और पतली क्रिस्पी थी, उसको जब इन्होंने बेचना शुरू किया तो लोग दूर दूर से आकर उसे खरीदना शुरू किए। तो आज जो बीकानेर की जो हल्दीराम भुजिया है, उस भुजिया में जो क्रिस्पीपना आप देखते हैं वो मोठ के कारण है,
और राजा के नाम के कारण वो बहुत ज़्यादा बिकने लगी, उनका पोस्टर वोस्टर छापा, तो हल्दीराम का ये जो काम है ये धीरे धीरे तेजी से फैलने लगा। मारवाड़ से बहुत सारे लोग काम के लिए बंगाल जाया करते थे, कोलकाता जाया करते थे। ये भी एक ऐसी ही शादी में कोलकाता पहुंचे और अपनी नमकीन साथ में ले गए। वहां के लोगों को इनकी नमकीन बहुत पसंद आई। इनकी नमकीन पसंद आई तो इन्होंने वहां पर भी अपनी एक दुकान डाल दी, हल्दीराम भजिया वाला। हल्दीराम भजिया वाला आज भी कोलकाता में एग्जिस्ट करता है। इसके साथ साथ धीरे धीरे जब इनकी संतानें हुई तो उन्होंने भी काम में हाथ बटाना शुरू किया। कुछ घर के बच्चे नागपुर साइड चले गए, कुछ बच्चे दिल्ली साइड आ गए और कुछ कोलकाता की तरफ रह गए। इस प्रकार से तीनों तरफ देश के अंदर इनकी दुकानें खुल गई। जब मामला मतलब बिजनेस का बंटवारा हुआ तो जो मेन कंपनी हल्दीराम भुजिया वाला कोलकाता के अंदर थी वो तो वहीं रह गई। पश्चिमी भारत का कंट्रोल नागपुर के हाथ में चला गया हल्दीराम फूड इंटरनेशनल से, और उत्तर भारत का जो मामला है वो हल्दीराम स्नैक्स एंड एथेनिक फूड्स के पास चला गया। मतलब एक प्रकार से हल्दीराम भुजिया वाला कोलकाता में पहुंचने के बाद अपने व्यापार को संपूर्ण भारत में, कि बेटा उत्तर तुम संभालो, पूर्व तुम संभालो, पश्चिम तुम संभालो, इस प्रकार से पूरे भारत के अंदर व्यापार को बांट दिया गया। 3 बड़ी कंपनियां हो गई, हल्दीराम स्नैक्स दिल्ली के लिए, हल्दीराम फूड्स नागपुर के लिए, हल्दीराम भजिया वाला कोलकाता के लिए। ठीक है, सब तरह के पारिवारिक विवाद होते रहे। भारत के निकले प्रोडक्ट को अमेरिका ने बैन लगाया पेस्टिसाइड कह के, जैसे इस समय MDH मसालों के साथ हो रहा है, एवरेस्ट मसालों के साथ हो रहा है, ऐसा हमारे साथ होता रहा है। उसके बावजूद भी ये प्रॉपर तरीके से ग्रो करते रहे। इनका अगर फैमिली ट्री उठाकर देखें तो गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्हें हल्दीराम कहते हैं, इनके 3 बच्चे और 3 बच्चों के साथ में मतलब 2 बच्चे जो हैं इनके मूलचंद्र अग्रवाल, सतीदास अग्रवाल और रामेश्वर लाल अग्रवाल, ये सब लोग किस प्रकार से, एक बीकानेर के अंदर, एक वेस्ट बंगाल के अंदर, ये बीकानेर वाले दिल्ली और नागपुर संभाले और बाकी लोग जो है वो वेस्ट बंगाल संभाल लिए। कुछ इस प्रकार से इन्होंने टेरिटोरियल तरीके से संपूर्ण भारत में अपने व्यापार का विस्तार किया। संपूर्ण भारत में इस विस्तार के बाद आज जो स्थिति आई है वो इन्होंने हाल ही में एक नया व्यक्ति, कोई टूटेजा करके नाम से व्यक्ति है, उसको अपना CEO रखा है। वो जो CEO इन्होंने रखा है वही इनकी कंपनी को इन्वेस्टमेंट दिलाना चाहता है कि अब इसे और ज़बरदस्त तरीके से, जैसे नेस्ले है, जैसे कि बहुत सारी बड़ी कंपनियां दुनिया भर में काम करती हैं, कुछ इस प्रकार से ग्रो किया जाए। तो नेस्ले के अंदाज में ग्रो करने के लिए बोले एक काम करते हैं, पूरे हल्दीराम को एक करते हैं और फिर फंडिंग लेकर आएंगे और इसे नेक्स्ट लेवल बनाएंगे। फंडिंग के लिए यह कंपनी फिलहाल काम कर रही है। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आपको यह बात अब अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर अब ऐसा होता है तो ये कंपनी आने वाले समय में और तो और टाटा कंज्यूमर्स भी इसके 51% स्टेक को परचेज करना चाह रही थी 2023 में 10 बिलियन वैल्यूएशन के साथ। यानी कि हल्दीराम की नेट वर्थ अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अगर ऐसा होता है तो ये भारत का एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। ऑलरेडी 80 देशों में ये काम कर रहा है, लेकिन जब इतना इन्वेस्टमेंट आएगा तो निश्चित ही ये ऊंचाइयां छुएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।